देश के 14वें राष्ट्रपति के लिए वोटों की गिनती सुबह 11 बजे शुरू होगी, यानी कि अब से 55 मिनट का वक्त बाकी है और शाम 5 बजे नए राष्ट्रपति के नाम का ऐलान भी हो जाएगा। रामनाथ कोविंद बने या फिर मीरा कुमार, देश को 20 साल बाद दलित राष्ट्रपति मिलेगा। हालांकि रामनाथ कोविंद का राष्ट्रपति बनना तय माना जा रहा है क्योंकि उनके पास वोट वैल्यू ज्यादा है। कोविंद के जीतने के बाद देश को एपीजे अब्दुल कलाम के बाद दूसरी बार एनडीए की पसंद का राष्ट्रपति मिलेगा और अगर मीरा कुमार जीतती हैं तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद दूसरी महिला राष्ट्रपति बनेंगी। लेकिन आंकड़े ये कहते हैं कि इसकी उम्मीद कम है। सुबह 11 बजे से शुरू होने वाली गिनती 8 राउंड में होनी है, जिसमें पहले सांसदों के वोट गिने जाएंगे और उसके बाद राज्यों के वोटों की गिनती शुरू होगी। राज्यों के बैलेट बॉक्स अल्फाबेटिकली उसके आधार पर खोले जाएंगे, यानी कि पहले ए नाम से शुरू होने वाले राज्य के वोटों की गिनती होगी और उसके बाद बी और उसके बाद सी और फिर डी, यानी कि इसी तरह से अल्फाबेट्स के हिसाब से पेटियां खोली जाएंगी और काउंटिंग शुरू कर दी जाएगी। रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति बनने के बाद यूपी से देश को पहला राष्ट्रपति मिलेगा। 24 जुलाई को प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। नए राष्ट्रपति 25 जुलाई को अपना पदभार संभालेंगे, यानी कि आज नतीजों के साथ इस बात का ऐलान तो हो जाएगा कि राष्ट्रपति कौन बनेगा, महामहिम कौन होगा, लेकिन उसकी जो शपथ होगी वो 25 जुलाई को ली जाएगी और जो भी नया राष्ट्रपति होगा वो 25 जुलाई को अपना पदभार संभाल लेगा। जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा है कि रामनाथ कोविंद की जीत तय है। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि गणित एनडीए के पक्ष में है। ये भारत के संसदीय इतिहास का ये एक महत्वपूर्ण दिन है। आज रामनाथ कोविंद जी के जीत के पूरे आसार हैं और भारी मतों से जीत का जो परिणाम है वो उनके पक्ष में दर्ज होगा, ये हम लोगों की उम्मीद है। और बिहार के लिए निश्चित तौर पर गौरव का क्षण है कि बिहार के राज्यपाल सीधे देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हो रहे हैं। एक वैचारिक लड़ाई थी, यूपीए ने अपने उम्मीदवार के जरिए लड़ा, लेकिन गणित कहीं ना कहीं एनडीए के पक्ष में है। नतीजा आ जाएगा और जो भी नया राष्ट्रपति बनेगा उन्हें हम मन की गहराई से बधाई देते हैं। आशा करते हैं कि भारत के संविधान की रक्षा का वे काम करेंगे। तो आज की ये बड़ी खबर है, राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतगणना 11 बजे शुरू हो जाएगी। एक एक डिटेल जी न्यूज आपको पूरी विश्वसनीयता के साथ दे रहा है। इसके साथ ही हमारे संवाददाता अलग अलग जगह मौजूद हैं जानकारी के साथ। मेरे साथ कानपुर से रामनाथ कोविंद के गांव से अमिता पारुल इस वक्त जुड़ चुकी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। इसके साथ ही रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यूपीए की रणनीति क्या होगी इसे लेकर आज जब मतगणना हो जाएगी, नतीजे सामने आ जाएंगे, क्योंकि यूपीए की तरफ से मीरा कुमार प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं। फिर उसके बाद हमारे साथ रविंद्र कुमार जुड़ रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय चौक से वो मौजूद हैं। ब्रजेश मिश्रा पटना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम डिटेल लेंगे। लेकिन सबसे पहले रुख हम करना चाहेंगे रविंद्र कुमार का। रविंद्र, मतगणना शुरू हो जाएगी और जो आंकड़े कहते हैं वो ये कहते हैं कि रामनाथ कोविंद का पलड़ा भारी है। ऐसे में एनडीए के लिहाज से आज का दिन और आज के आने वाले नतीजे कैसे देखे जाएं? देखिए पूर्णिमा, जब मतगणना 11 बजे से शुरू होगी तो वैसे तो डिक्लेरेशन 5 बजे करीब होगा, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से 50% +1 यानी 50% प्लस 1 वोट जिसको मिलेगा उसे विजयी घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि मतगणना जारी रहेगी पूरे काउंटिंग होने तक। और उसके बाद एक इंटरेस्टिंग बात होती है कि जो आरओ हैं, रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं इस मामले में अनूप मिश्रा, वो एक सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे। पहले यहाँ घोषणा करेंगे, उसके बाद सर्टिफिकेट लेकर रामनाथ कोविंद अगर जीतते हैं, जैसा कि बताया भी जा रहा है आंकड़ों के हिसाब से उनका पलड़ा भारी है, वो एक सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे रामनाथ कोविंद या मीरा कुमार के पास अगर देखा जाए, और वहाँ पर जाकर उन्हें वो सर्टिफिकेट देंगे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात और है कि पिछली बार प्रणब मुखर्जी के लिए जो सर्टिफिकेट था वो गोल्डन कलर में था। इस बार किस कलर में होगा ये अभी बताया नहीं गया है, लेकिन कहा गया है कि ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, देखने वाली बात होगी कि सर्टिफिकेट जो होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। और जहाँ तक एनडीए की बात है
तो एनडीए काफ़ी आश्वस्त है कि विजय उन्हीं की होगी। जो आंकड़े हैं, और कई ऐसे दल जो एनडीए में नहीं है उन्होंने भी समर्थन किया है, सबके सामने है, चाहे जेडीयू हो चाहे दूसरे दल। ऐसे में जीत सुनिश्चित है एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद का। तो एक तरह से देखा जाए तो राष्ट्रपति भी उनका एनडीए का होगा, उपराष्ट्रपति भी एनडीए का होगा अगर वेंकैया नायडू जीतते हैं, जिसकी संभावना भी है, प्रधानमंत्री भी और स्पीकर भी। ये 4 ऐसे पोस्ट हैं जो पहली बार बीजेपी के खाते में आएगा इतने सालों बाद। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि वाजपेयी सरकार में भी एपीजे अब्दुल कलाम किसी पार्टी के नहीं थे, और पहली बार मोदी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चारों बड़े पोस्ट बीजेपी के खाते में आएगा। तो एक बड़ी उपलब्धि होगी एनडीए के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। पूर्णिमा, रवि का हम रुख कर लेते हैं। रवि, ये किस तरह से देखा जाए, जैसा कि अभी रविंद्र यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं, देखिए आंकड़ों के लिहाज से तो रामनाथ कोविंद की जीत पक्की नजर आ रही है, ये आंकड़े कह रहे हैं। लेकिन अब जब मीरा कुमार को सामने लेकर आया विपक्ष, और ऐसे में मीरा कुमार ने भी कहा कि आंकड़े आप अलग कर दीजिए, ये तो विचारधारा की लड़ाई है। ऐसे में आज आने वाले नतीजे यूपीए के आगे की स्ट्रेटेजी को किस तरह से सामने रखेंगे? क्या कुछ फायदे, क्या कुछ नुकसान आने वाले समय में आप देख रहे हैं? देखिए, 2 बातें हैं। विपक्ष को अपने आप को सर्वाइव करना था, सर्वाइवल का एक तरीका ढूंढा था, और लोकतंत्र में चुनाव जरूरी है ये भी माना जाता है। तो इस तरीके के एक विचार, कई पार्टियां ऐसी हैं जिनकी एक विचार है जो सरकार के विपक्ष में है, सरकार के मत से सहमत नहीं है, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म चुना। 17 पार्टियों ने, लगभग पहले 18 पार्टियां थी, लेकिन सत्ता पक्ष ने हालांकि उसको तोड़ा। विपक्ष की एकता को तोड़ने में सत्ता पक्ष सफल रहा। जेडीयू टूट गया, सपा में विभाजन दिखा। अब यहाँ देख ले, इंडियन नेशनल लोक दल उनके साथ आए। तमाम पार्टियों में कहीं ना कहीं डिवीजन दिखा। इनके कैंडिडेट के नाम पर एक ऐसा कार्ड सत्ता पक्ष ने खेला जिसमें कहीं ना कहीं विपक्ष की एकता बिखर गई। फिर भी कोशिश ये की गई कि एक दिखा जाए, क्योंकि विपक्ष का एक होना जरूरी है, सत्ता पक्ष के आगे खड़े होना, मुद्दे उठाना तमाम तरह से करने के लिए। तो एक वैचारिक लड़ाई तो है ही, साथ साथ विपक्ष को एक करने की लड़ाई भी है जो कांग्रेस लड़ रही है, क्योंकि विपक्ष एक साथ रहेगा तभी कहीं ना कहीं कोई दबाव बना पाएंगे। संसद, लोकसभा में उनकी बात नहीं सुनी जाती है, कम से कम राज्यसभा में उनकी बात सुनी जाए, तमाम मुद्दे मीडिया उनके उठाए। तो तमाम एक तरह से कोशिश ये की गई कि इसको वॉक ओवर नहीं दिया जाए। वॉक ओवर देने का मतलब ये होता है कि आपने पहले ही अपने आप को सरेंडर कर दिया। तो ये रणनीति थी कि वॉक ओवर देने के बजाय चुनाव लड़ा जाए, खेल में मैदान में रहा जाए और लास्ट तक लड़ाई लड़ी जाए। तो कांग्रेस की ये रणनीति लगभग सफल रही है। दलित कार्ड अगर सत्ता पक्ष ने खेला तो इन्होंने भी दलित कार्ड खेला, और एक अच्छा नाम खेला जिसको लोग जानते हैं खास तौर पे। तो पूरी राजनीति इस पे है कि कहीं ना कहीं विपक्ष को बनाए रखना है, विपक्ष की जो अस्तित्व है उसको मिटने नहीं देना है, वॉक ओवर नहीं देना है। और उसकी लड़ाई एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताना चाहूंगा कि अब आज जो काउंटिंग होगी और उसी लिहाज से स्ट्रेटेजी भी तय होगी। मैं लौटूंगी आपके पास रवि। एक बार हम अमिता पारुल का रुख कर लेते हैं, जो इस वक्त कानपुर में रामनाथ कोविंद के गांव से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अमिता, जरा आपके साथ लोग होंगे, उनसे बातचीत कीजिए, जरा जानिए कि अब जब रामनाथ कोविंद, और आंकड़ों के बेसिस पर ही हम बात कर रहे हैं जिसमें आज रामनाथ कोविंद की जीत तय मानी जा रही है, ऐसे में जो वहां के लोग हैं रामनाथ कोविंद के बारे में क्या कह रहे हैं? उनका गांव है, वक्त उन्होंने वहां पर बिताया होगा, उनकी कुछ यादें, उनकी कुछ बातें। बिल्कुल पूर्णिमा, देखिए जिस तरह से आंकड़ों की बाजीगरी में काफ़ी आगे हैं रामनाथ कोविंद। इस समय कानपुर देहात में जिस गांव में वो जन्मे हैं, परौख में, वहां पर मैं मौजूद हूं, और बहुत भारी संख्या में सुबह से यहां पर सब जो गांव के लोग हैं वो इकट्ठा हैं। ख़ास बात यह है कि अभी से जो पटाखे हैं वो इन्होंने इकट्ठा करके रख लिए हैं, और एक खुशी जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। और सब ये आश्वस्त हैं कि जब 5 बजे डिक्लेरेशन होगा तो रामनाथ कोविंद ही राष्ट्रपति बनेंगे। हमारे साथ उनके मित्र जो कि 1 से 5वीं तक उनके साथ इसी गांव में पढ़े हैं वो मौजूद हैं। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? आज के दिन आपका वो दोस्त जो बचपन से आपके साथ पढ़ा है आज सबसे उच्च पद पे बैठने जा रहा है। आज तो बहुत बड़ी खुशी है हम लोगों को, हमें खुशी क्या, पूरे गांव खुशी है, प्रदेश खुशी है। और ये सोच रहे भगवान, अब तो वो बन ही गए, जहाँ तक बन जाएंगे और उसके बाद वो आएंगे। गांव में से बहुत आशाएं किए हैं लोग और बहुत कुछ करेंगे। ये बताइए, जब बचपन में आप साथ में पढ़ते थे तब कभी ऐसा लगा कि उनके अंदर ऐसी चीजें हैं कि वो इतने उच्च पद तक जा सकते हैं? हाँ थी तो नहीं, लेकिन एक लड़कपन में ऐसे हम पढ़ने में कुछ पीछे थे, तो एक दिन ऐसा उन्होंने कह दिया तुम यार खेल कूद बने रहते, पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान नहीं देते हो। तो एक साथ रहने वाले एक मोहल्ला के, तो हमने कहा चलो तुम डीएम बन जाओ। अच्छा। तो वो बोले कि अरे डीएम की बात हम तो नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान दो।
तो इतनी बात हुई, वैसे आपस में खेलना कूदना और पैदल स्थान पर पैदल जाना 6 किलोमीटर। तो पूर्णिमा, यहाँ पर 5वीं तक की पढ़ाई रामनाथ कोविंद ने की थी और यहाँ पर जितने लोग हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं इस बात को लेकर कि कल को उनके गांव में पैदा हुआ वो बच्चा जो कि यहीं से पढ़कर निकला आज सबसे उच्च पद पर आसीन होने जा रहा है। तो इस बात की खुशी है, तैयारी है पूरे जश्न की। और यहाँ पर अखंड रामायण भी कई दिन से बैठी हुई है जो कि जारी है और उसका समापन है और गांव के बहुत लोग उत्साहित हैं, इंतजार है उन्हें इस बात और के। ऐसा आपके हमारे साथ भी कई बार हुआ होगा जब हमारे साथ का कोई दोस्त या फिर आगे बढ़ता है और इतने बड़े पद पर जाता है तो उस बात की खुशी अलग ही होती है। फिर ये तो गांव है और यहाँ रामनाथ कोविंद जो है वो बड़े हुए हैं, उनके साथ तमाम यादें हैं, उस पर हम बातचीत करते रहेंगे। एक बार ब्रजेश का हम रुख कर लेते हैं, पटना में वो मौजूद हैं। ब्रजेश, बिहार इस बार काफ़ी डिस्कशन, काफ़ी चर्चा में रहा जब से राष्ट्रपति पद को लेकर नामांकन हुआ और आज जब नतीजे आएंगे। बहुत सारी चीज़ें राजनीतिक तौर पे और एक्शन वाइज देखने को मिली, चाहे वो लालू प्रसाद यादव के घर पड़े छापे हों या जेडीयू का एक्शन हो, उसके बाद बैठकों का दौर हो, तेजस्वी यादव का नाम आना हो। ऐसे में ब्रजेश, आज बिहार के सांसद, बिहार के विधायक और बिहार के लोग इन नतीजों का कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? पूर्णिमा, काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि ये बिहार की गौरव से जुड़ा हुआ नतीजा सामने आएगा। और एक गौरव की बात है बिहार के लिए कि दोनों तरफ से अगर रामनाथ कोविंद जीतते हैं और या फिर मीरा कुमार जीतती हैं, दोनों हाथ में लड्डू है। आप कह सकती हैं कि बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं रामनाथ कोविंद और रहते हुए हैं उनको उम्मीदवार बनाया गया और वो पक्की एक है कि वो जीत सकते हैं। लेकिन अगर वो हारते हैं और मीरा कुमार जीतती हैं तो ये भी बिहार के लिए गौरव की बात होगी क्योंकि मीरा कुमार बिहार की बेटी हैं और ये दूसरी राष्ट्रपति होंगी अगर जीतती हैं। राजेंद्र प्रसाद जो प्रथम राष्ट्रपति थे उसके बाद बिहार से ये राष्ट्रपति बनने वाली दूसरी महिला होंगी या फिर ये है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो बातें हैं पूर्णिमा कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एक राजनीति शुरू हुई थी और महागठबंधन में दरार देखा गया था। जैसे ही रामनाथ कोविंद के नाम का ऐलान हुआ उसके बाद लगभग 1 घंटे के बाद ही नीतीश कुमार सीएम आवास से चले गए मिलने के लिए रामनाथ कोविंद का और उसके बाद उन्होंने संकेत दे दिया कि वो रामनाथ कोविंद का समर्थन करेंगे। उसके बाद महागठबंधन में मतभेद हुआ लेकिन आखिरी दौर तक जेडीयू जो है वो रामनाथ कोविंद के समर्थन में खड़ी रही और उसका ये कहना था कि वो एनडीए उम्मीदवार को समर्थन नहीं दे रहे हैं बल्कि रामनाथ कोविंद के व्यक्तित्व को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि लगभग 1 साल 9 महीने तक राज्यपाल रहे रामनाथ कोविंद पूर्णिमा और यहाँ पे उनका कार्यकाल राज्य सरकार के साथ ट्यूनिंग काफ़ी अच्छी रही और जितने भी राज्य सरकार ने सपोर्ट मांगा उसमें राज्यपाल ने उनको सपोर्ट किया। तो एक मुख्यमंत्री के साथ अच्छी ट्यूनिंग थी, इस वजह से नीतीश कुमार ने उनको सपोर्ट किया। पूर्णिमा, बिल्कुल। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मीरा कुमार का जो जन्म है वो यहीं से हुआ, ब्रजेश, सासाराम से वो चुनाव लड़ी हैं, उनके पिता हैं बाबू जगजीवन राम, आरा के रहने वाले थे और ऐसे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो पटना को जोड़ती हैं इस चुनाव को लेकर, इस चुनाव के नतीजों को लेकर। तो ऐसे में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है वहाँ के लोगों के लिए भी, सांसद, विधायक, लोगों को बेसब्री से इंतजार है ही, लेकिन पटना अपने आप में फिर एक कॉमन सेंटर हो जाता है इन चीज़ों को देखते हुए। बिल्कुल पूर्णिमा, यहाँ के लोगों के का ही नहीं सिर्फ बल्कि यहाँ पे जो नेता हैं उनको भी इंतज़ार है कि यहाँ पे कौन राष्ट्रपति आज के दिन जीतता है क्योंकि दोनों हाथ में लड्डू। अब मैंने पहले भी कहा था कि बिहार के लोगों के लिए दोनों हाथ में लड्डू है और जिस तरीके से रामनाथ कोविंद का नाम आया उसके बाद मीरा कुमार का नाम आया तो एक देश के लिए भी है कि बिहार से अगर कोई भी राष्ट्रपति बनता है तो बिहार से उसका जुड़ाव काफ़ी रहेगा क्योंकि जब रामनाथ कोविंद का ऐलान हुआ नाम का और उनसे जब पूछा गया कि आपके बिहार से कैसा रहा तो उन्होंने कहा कि काफ़ी इमोशनल मुझे जो सपोर्ट मिला बिहार की तरफ से वो मैं भूल नहीं पाऊंगा। तो रामनाथ कोविंद भी मानते हैं कि बिहार से जो उन्होंने सपोर्ट मिला और जहां से बिहार में गवर्नर के बाद वो राष्ट्रपति के कुर्सी तक पहुंचने वाले हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए बिहार लकी रहा है। तो बातें जो है अगर राष्ट्रपति बन जाते हैं तो लगाव आगे भी देखने को मिलेगा। पूर्णिमा, ठीक, एक बार हम रविंद्र का रुख कर लेते हैं। रविंद्र, अगर आज के पूरे प्रोसेस पर नजर डाली जाए, 11 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी, वो प्रोसेस किस तरह से चलेगा? और आज तो इसे लेकर काफी खास तैयारियां भी की गई हैं क्योंकि आज का दिन बहुत खास है, 14वां राष्ट्रपति हमें मिलने वाला है, डिसाइड हो जाएगा कि हमारा प्रेसिडेंट कौन होगा। ऐसे में आज का प्रोसेस क्या रहेगा, किस तरह से चीजें आगे बढ़ेंगी? रविंद्र,
देखिए पूर्णिमा, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मिस्टर बैलेट बॉक्स होते हैं, हर राज्यों के जो बैलेट बॉक्स होते हैं उनको मिस्टर बैलेट बॉक्स करके बाकायदा प्लेन में उनके लिए अलग से सीट रिजर्व किया गया था, टिकट बुकिंग होती है और उनको यहाँ पर कल तक सभी रात में सभी बैलेट बॉक्स दिल्ली आ गए। उन्हें कमरा नंबर 62 में जो जहाँ पर वोटिंग हुआ था उसी को काउंटिंग सेंटर बनाया गया है, वहाँ पर रखा गया। एक इंटरेस्टिंग बात पूर्णिमा मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, वो भी पटना से ही, बिहार से जुड़ा हुआ है। बैलेट बॉक्स जब प्लेन में ले जाया गया तो पायलट ने कहा, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली, कि इसे लगेज में डालिए, बैगेज में लेकर आइए। उन्हें पायलट को बताया गया कि ये अलग से सीट पर जाते हैं और इसको कभी भी बैगेज लगेज में नहीं डाला जाता। पायलट नहीं माना, आधे घंटे तक फ्लाइट वहाँ पर रुकी रही। बाद में जब दिल्ली से और मंत्रालय से और बाकी हाईएस्ट अथॉरिटी से जब फोन गया उसके बाद ही आया था। तो ये होता है बैलेट बॉक्स की महत्व। तो और जहाँ तक मिस्टर बैलेट बॉक्स को जो पायलट है वो पहचान नहीं पाए थे कि ये मिस्टर बैलेट बॉक्स है और इनके लिए बाकायदा इसी नाम से बुकिंग हुई है और ये सीट इन्हीं की है और इसीलिए इन्हें अलाउ किया जाए। पूर्णिमा, हाँ बिल्कुल ऐसे ही आते हैं, सभी राज्यों से बैलेट बॉक्स को यहाँ लाया गया था। कल रात तक सभी बैलेट बॉक्स आ गए। आज 4 टेबल इसके लिए निर्धारित किया गया, 8 राउंड में ये काउंटिंग होगा और जैसा कि मैं बताया 50% प्लस 1 वोट जैसी होगा वो विजयी हो जाता है। हालांकि काउंटिंग चलते रहता है, काउंटिंग 5 बजे जब तक पूरे वोटों की काउंटिंग नहीं हो जाती है तब तक डिक्लेरेशन आरओ नहीं कर सकता है। उसके बाद ही आरओ, क्योंकि वही कंप्लीट अथॉरिटी है, अनूप मिश्रा है लोकसभा महासचिव, वही करेंगे और उसकी घोषणा के बाद सर्टिफिकेट देंगे जैसा कि बताया। और उसके बाद जो हमें जानकारी मिल रही है, जैसे ही सर्टिफिकेट रामनाथ कोविंद, अगर जैसा कि आंकड़े बता रहे हैं, अगर वो जीतते हैं उसके बाद ही उनके घर पर 10 अकबर रोड जो अस्थायी निवास है अभी उनका, वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कैबिनेट के मंत्री अमित शाह, तमाम वरिष्ठ नेता उनके पास जाएंगे, उनको बधाई देंगे। एक सिलसिला चालू होगा जो देर रात तक चलेगा बधाई देने का। अगर वो जीतते हैं, जैसा कि समीकरण बता रहा है कि वो जीत सकते हैं। ठीक, रवि, क्या आप हमें आंकड़ों की जादूगरी को समझा पाएंगे कि किस तरह से कितने अलग अलग राज्यों से मिस्टर बैलेट बॉक्स पहुंच गए, जैसा कि रविंद्र यहाँ पर हमें जानकारी दे रहे थे। फिर संसद भवन में जो वहाँ के लोकसभा राज्यसभा उनके जो वोट्स हैं मेंबर्स के, उनको काउंट किया जाएगा। ऐसे में आंकड़ों की जादूगरी आज किस तरह की होगी? यानी कि कुल मिला के जितने वोट पड़े उसका आधा, यानी कि 50% प्लस 1। जरा इसको डिटेल में समझाएं रवि। देखिए, जो पूरा आंकड़ों का खेल है वो इस तरह से है कि जो सांसद होते हैं और विधायक होते हैं वो लोग वोट करते हैं। इसके लिए ये साफ तौर पे है कि जो राज्यसभा और लोकसभा के सांसद इसके लिए मतदान करते हैं और राज्यों में विधानसभा के जो विधायक हैं वो इसके लिए मतदान करते हैं। तो संख्या अगर बात करें तो कुल 771 के आसपास टोटल वोट थे जो करने थे सांसदों को, जिसमें से 768 लोगों ने, 3 सिर्फ सांसद ऐसे हैं जो मतदान नहीं कर पाए, 768 लोगों ने मतदान किया है। इसी अलावा अगर विधायकों की बात करें तो 4141 तो कुल संख्या होती है विधायकों की वोट करने की, जिसमें से 4083 विधायकों ने वोटिंग किया। अगर इसको आप वोट के वैल्यू के हिसाब से मानते हैं तो लगभग 11.25 लाख, मतलब 11 लाख के आसपास, 10,90,903 वोट माने जाते हैं। लेकिन अगर उसको कुछ कम करेंगे तो 10,90,000 के आसपास का मतदान हुआ है और उसमें से 5,50,000 के आसपास से जिसको ज़्यादा वोट आता है वो चुना जाएगा। कुल मिलाजुलाकर एक अच्छा चीज़ ये है कि आज 2 चीज़ होगा, विपक्ष के लिए 2 झटका होगा। एक तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए तो रिजल्ट आ ही जाएगा, लेकिन सबसे पहले कहा जा रहा है कि मतगणना जो होगी वो संसद में जो मतदान हुआ है, जिसमें सांसदों ने, जो राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों ने मतदान किया है, उनका रिजल्ट डिक्लेयर होगा पहले राउंड में। तो उसमें चूंकि उपराष्ट्रपति पद के लिए यही 2 लोग मतदान करते हैं, लोकसभा के सांसद और राज्यसभा के सांसद। तो कहीं ना कहीं उपराष्ट्रपति पद का जो रिजल्ट है उसके संकेत भी आपको आज ही देखने को मिल जाएंगे। तो विपक्ष को एक झटका आज भी मिल सकता है, क्योंकि एक साफ क्लियर कट डिवीजन होगा, क्लियर कट वोट में विक्ट्री दिखेगा। तो पहले राउंड में राष्ट्रपति की बढ़त तो दिखेगी, उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन जीतेगा उसका संकेत भी आपको मिल जाएगा। कुल मिलाकर आप देखिए तो तैयारी पूरी हो चुकी है और लगभग हर राउंड में रवि आप ये कह रहे हैं तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी, वो संकेत भी देगी और आगे की दिशा और दशा को भी बताएगी कि कैसे रहने वाला है। फिलहाल शुक्रिया, माफ कीजिएगा रवि, आप हमारे साथ रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक ले यहाँ पर हम रुक रहे हैं और साथ ही मेरे तमाम सहयोगी भी मौजूद हैं। तो 8 राउंड में ये गिनती होगी और 11 बजे ये गिनती शुरू हो जाएगी, यानी कि 11 बजे से काउंटिंग का प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा और 5 बजे तक ये कहा जा रहा है कि 5 बजे तक तस्वीर साफ भी हो जाएगी, नतीजे सामने भी आ जाएंगे।